तो क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी है, रोटेशनल मोशन कर रही है। So the individual particles of the body do not undergo accelerated motion. The center of mass of the body remains unchanged. The center of mass of the body moves uniformly in circular path. Individual particles and center of mass of the body undergo an accelerated motion. For example, हमारे पास ये रोड ही हो गई, अब केवल रोटेशन मोशन हो रहा है। रोटेशन मोशन का मतलब इस तरह से घूम रही है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो रहा है। तो सीधी सी बात है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है बॉडी की वो अनचेंज रहेगी। इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट अंडरगो एक्सेलरेटेड मोशन, पहला वाला गलत है ना। क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल हम यहाँ की बात करें, अब ये जो पार्टिकल है क्या इसका एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है? मोशन है इसका एक्सेलरेटेड, क्योंकि रोटेशन मोशन हो रहा है तो इंस्टेंटेनियसली हर जगह इसकी क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होगी तो ऑब्वियसली डायरेक्शन चेंज हो रही है। मान लो स्पीड कांस्टेंट है, लीनियर स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है। यहाँ पे ये ऐसे है, थोड़ी देर बाद में रोड इस तरह से हो जाएगी, वेलोसिटी यहाँ पर ऐसे हो जाएगी, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आ जाएगा, एक्सेलरेशन रहेगा। हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट। सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली इन सर्कुलर पाथ, नहीं, अपनी जगह पे रहेगा। इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी अंडरगो एन एक्सेलरेटेड मोशन। सेंटर ऑफ मास का ही बोल रहा है, ऐसा नहीं होगा कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स का है, सेंटर ऑफ मास का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a bicycle the radius of rear wheel is twice the radius of front wheel. ओके, पीछे वाले पहिए की हमारे पास जो रेडियस है वो डबल है, ठीक है, बड़ा मान लेते हैं, ये लीजिए। और आगे वाले की रेडियस क्या है, कम है। द रियर व्हील इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द फ्रंट व्हील। ओके, समझ जाते हैं यहाँ तक। छोटे बना लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, साफ साफ दिख जाएगा। ये बड़ा पहिया बना लेते हैं। साइकिलें आगे जा रही है, तो एक बात कंफर्म है हमारे पास कि जो साइकिल की स्पीड होगी, सेंटर ऑफ मास की, बॉडी की जो स्पीड होगी ट्रांसलेटरी मोशन में, वही स्पीड आगे वाले पहिए की होगी, फ्रंट व्हील की होगी, इस वाले पॉइंट की VCM, वही स्पीड इसकी होगी। यानी एक बात कंफर्म है कि यहाँ की वेलोसिटी दिस इज VCM और यहाँ की वेलोसिटी भी क्या हो गई, VCM। रेडियस को बारे में बाद में बात करेंगे। हम सबको मालूम है इस जगह की जो स्पीड है, ये वाली जो स्पीड है, ये 2 VCM होती है। इस वाले की जगह स्पीड जो होती है वो 2 VCM होती है, और यहाँ की स्पीड भी क्या होगी, 2 VCM होगी। रेडियस कुछ भी हो, जो स्पीड इस पॉइंट की होती है उससे डबल स्पीड इस वाले पॉइंट की होती है। अब चूंकि ये वाला VCM और ये वाला VCM दोनों सेम है, तो ये वाला VCM ये वाला VCM भी सेम होगा। इसका मतलब इस पॉइंट की लीनियर स्पीड, इस पॉइंट की स्पीड और इस वाले पॉइंट की स्पीड, या हम कहें कि वेलोसिटी जो है हमारे पास, वो दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। यानी फ्रंट की जो वेलोसिटी, आपसे ये पूछा है VF एंड VR आर द स्पीड ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट, सबसे ऊपर वाले जो पॉइंट है उनकी स्पीड के बीच में क्या रिलेशन होगा। यहाँ की जो स्पीड है ये VF हो गया आपका, ये हो गया VR, और VR क्या होता है, ओमेगा इंटू R। अब ऐसा तो है ही नहीं कि इसकी ओमेगा अलग रहेगी, इसकी ओमेगा अलग रहेगी, दोनों एक साथ आगे जा रहे हैं तो इनकी सेंटर ऑफ मास की स्पीड भी सेम रहेगी और इनका ओमेगा भी क्या रहेगा। अभी एक पहिया यदि एक चक्कर लगाता है जितनी देर में, उतना ही चक्कर पीछे वाला पहिया लगाएगा। ऐसा तो नहीं ना कि आगे वाला पहिया जो है कम चक्कर लगाकर पीछे वाला ज़्यादा चक्कर लगाएगा। तो दोनों का ओमेगा क्या रहेगा, सेम, दोनों का ओमेगा सेम रहेगा हमारे पास। लेकिन हाँ, रेडियस ऑब्वियसली यहाँ की अलग है, यहाँ की अलग है, लेकिन
फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, v इक्वल्स टू ओमेगा आर। तो ओमेगा दोनों की सेम है। फिर आप बोलोगे सर वो तो जो वेलोसिटी है वो यहाँ की, इस वाले की रेडियस ज़्यादा है, इस वाले की रेडियस कम है, तो उस हिसाब से जो हमारे पास पीछे वाला पहिया है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि दोनों की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो जो भी यहाँ वेलोसिटी होती है वो डबल होती है इस वाली वेलोसिटी से। ये ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल है, ये भी ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल, ये सिर्फ रोटेशनल स्पीड है ओमेगा आर। यदि मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट की स्पीड निकालता हूँ तो रोटेशनल के अंदर, प्योर रोटेशनल में जो स्पीड आती है हमारे पास किसी पर्टिकुलर पॉइंट की, वो स्पीड है ओमेगा आर। और हम सबको मालूम है कि ये जो स्पीड होती है इट इज़ VCM प्लस ओमेगा आर, एंड ओमेगा आर इक्वल्स टू VCM, तो इट इज़ 2 VCM। आंसर आएगा सेकेंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2.4, प्रोड्यूस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 750, एंगुलर एक्सीलरेशन दे रखा है, सिंपल है, E इक्वल्स टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर 2E अपॉन I इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर 2 इंटू 750 अपॉन 2.4 है, 2.4 2.4। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 50 100, एक पॉइंट नीचे से हटाया, 15,000 अपॉन 24, 24 छिक्के 144, 24 6 144, 6 बचा यहाँ पे हमारे पास 60, 24 2 48, कितना बचा 12, 120, 24 5 120, 625। दिस इज ओमेगा स्क्वायर, सो द ओमेगा इज 25, ओमेगा इज 25। अब आपको क्या पूछा है, मस्ट बी अप्लाइड अबाउट दैट एक्सिस, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, ये हम सबको मालूम है। ओमेगा इक्वल्स टू एल्फा टी, सो द टाइम पूछा है आपसे, ओमेगा अपॉन एल्फा 25 अपॉन 5 हमारे पास आंसर हो जाएगा 5 सेकेंड। Uniform disk of mass m radius r is mounted on a fixed horizontal axis. A block of mass m hangs from a massless string that is wrapped around the rim of the disk. The magnitude of acceleration of the falling block. एक काम करते हैं, ये हमारे पास वो डिस्क हो गई और डिस्क से हमारे पास ये रस्सी से हमारे पास ये लगाया हो गया। तो ये डिस्क, ये हमारे पास रस्सी हो गई और ये ब्लॉक हो गया। दो तरीके हैं, एबीडी से भी हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं, एबीडी बना के, और एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा के ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। This is capital M, this is small m. mg tension T. Suppose the acceleration of the block when it is released is a, downward. Write down the equation, mg minus t equals to ma. This is capital M, this is small m. Equation number 1. This is the equation for the block. For the equation of disk, rotating disk, use the equation tau equals to I alpha. Tau equals to r radius एंड द फोर्स हमारे पास कौन सा हो जाएगा, टेंशन। तो टेंशन नीचे की तरफ ही है, ये टेंशन हो गई आपकी, ये आर हो गया। सो ड्यू टू टेंशन एक्टिंग सर्कमफेरेंस ऑफ द डिस्क प्रोड्यूसिंग टॉर्क।
I for disk mr²/2 अल्फा को हम लिख सकते हैं a/r। r से r कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास r से वाला r कैंसिल हो जाएगा, t की इक्वेशन आ जाएगी ma/2। ma/2। use these two equation mg minus t equals to ma and t equals to ma/2, put t equals to ma/2 and final answer will be mg minus t which is ma/2 equals to small m into a। mg equals to ma/2 को उधर की तरफ लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास m/2 प्लस m इंटू a। सो द a इक्वल्स टू m/g अपॉन m/2 प्लस m। 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 2mg अपॉन m प्लस 2m, 2mg अपॉन m प्लस 2m। mg माइनस टी, सॉरी ये स्मॉल m हमारे पास है, ये स्मॉल m है। यहाँ पे जो इक्वेशन आ रही है कि यहाँ इस कैपिटल M आ जाएगा। मान लीजिए मास नहीं होता, सिंपल डिस्क होती तो फिर एक्सेलरेशन जीरो हो जाता, ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता। सो एक छोटी सी मिस्टेक क्या हुई है यहाँ पे, ये दिस इज स्मॉल m, हम ब्लॉक की इक्वेशन बना रहे हैं तो ये ब्लॉक की के लिए छोटा m है हमारे पास, स्मॉल m है, तो ये स्मॉल m है, ये वाला जो है हमारे पास स्मॉल m है, ठीक है, स्मॉल m। तो दिस इज स्मॉल m and this is also small m. So 2 small m into g upon m plus 2m, 2 small m into g upon m plus 2m, second answer 2mg upon m plus 2m। Question number 5, two discs of the same material thickness have radius 0.2 0.6, their moment of inertia about their axis will be in the ratio। moment of inertia का फॉर्मूला डिस्क के लिए it is I1 upon I2 equals to mr²/2 mr²/2, it can be written as m1 upon m2 r1² upon r2²। रेडियस का रेशो तो दे रखा है 0.2 0.6, इट मीन्स इट इज 1/3, बट मास का रेशो गिवन नहीं है। मास का रेशो देखो सेम मटेरियल की है, थिकनेस दोनों की सेम है, तो एरियल डेंसिटी ले लेते हैं। एरियल डेंसिटी हमारे पास होगी मास 1 अपॉन 2 πr², πr², सो दिस इज r1², ये डेंसिटी का जो रेशो है हमारे पास वो आ जाएगा, इक्वल्स टू फॉर द सेकेंड डिस्क इट इज m2 अपॉन πr2², इट इज r2², सो m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू r1² अपॉन r2², इट कैन बी रिटर्न एज r1 अपॉन r2 पावर 4। यहाँ से हमारे पास m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने डेंसिटी ले ली है, मास अपॉन वॉल्यूम थिकनेस दोनों की सेम है, तो आप चाहो तो एरियल डेंसिटी ले सकते हैं हम लोग, सरफेस डेंसिटी ले सकते हैं, नॉट एरियल। सो मास अपॉन एरिया πr1², πr2², पाई से पाई कैंसिल हो गया हमारे पास, r1 अपॉन r2 0.2 अपॉन 0.6 1/3 स्क्वायर, सॉरी 4। सो दिस इज 3 3 जा 19 3 जा 27 3 जा 81, 1 अपॉन 81, ऑप्शन नंबर 1। 7 identical circular planar discs, each of mass
and radius r are welded symmetrically, the moment of inertia of the arrangement about the axis normal to the plane and passing through the point P, ये point P हो गया। दिस इज पॉइंट P, ये हमारे पास पॉइंट P हो गया, ये वाला। तो एक काम करते हैं, हमें इस एक्सिस के लिए पूछा है। मान लीजिए मैं इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लूं, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। यदि इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गया पूरे सिस्टम का और हमें इसके अबाउट फाइंड करना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा, दिस इज r 2r एंड 3r, डिस्टेंस हो जाएगा 3r। और उसके लिए हमको क्या करना होगा, इस वाले पॉइंट के लिए या इस वाले एक्सिस के लिए पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होगा। अब अबाउट दिस एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्क, ये पहली डिस्क हो गई हमारे पास, ये जो सबसे सेंटर में रखी हुई है हमारे पास, ये वो डिस्क हो गई। इस वाले एक्सिस के लिए हम लोग इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं, इसका फर्स्ट डिस्क का, इस डिस्क का हम लोग इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट फाइंड कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई है, दिस इज d इक्वल्स टू 2r, ये m हो गया, इट इज़ ऑल्सो m इस वाले एक्सिस के लिए। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सो इट इज़ ICM प्लस md²। फर्स्ट डिस्क की बात करें हम लोग, फर्स्ट वाले की, तो ये हो गया आपके पास ICM इज mr²/2 प्लस m, d is 2r, so 2 2 जा 4r², so the answer is 4 2 जा 8, 8 plus 1 9, 9/2, 9/2 mr²। ये एक सिंगल डिस्क का आया हमारे पास इनर्शिया इस वाले डिस्क का। अबाउट दिस एक्सिस यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अबाउट दिस सेंटर एक्सिस द इनर्शिया ऑफ फर्स्ट डिस्क इज 9/2 mr²। और इस वाली डिस्क के चारों तरफ 6 डिस्क है हमारे पास, तो ऑब्वियसली 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटर का इंक्लूड नहीं करा हम लोगों ने अभी। तो जो इनर्शिया हो गया वो हो गया 6 × 9/2 mr²। द आंसर इज 9 6 जा अपॉन 2, दिस इज 27 mr²। So 27 mr² is total moment of inertia of 6 disks about the axis of center disk। सेंटर डिस्क का भी इंक्लूड करेंगे, सेंटर डिस्क का खुद का भी तो इंक्लूड होगा हमारे पास, तो इसमें हम लोग सेंटर डिस्क का जोड़ देंगे कितना, mr²/2 अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ये वाला जो एक्सिस है सेंटर एक्सिस, सेंटर डिस्क के लिए खुद का एक्सिस है, तो mr²/2 प्लस 27 mr²। सो 27 प्लस 1/2 27.5 बोले तो 55/2 हो गया हमारे पास। तो आंसर आया आपका 55/2 mr², बट इट इज अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर डिस्क परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ सेंटर डिस्क। लेकिन हमें यहाँ का निकालना है, पॉइंट P का, पॉइंट P के अबाउट निकालना है। तो अब सेंटर वाले का मालूम हो गया, पॉइंट P के अबाउट निकालने के लिए, पॉइंट P के अबाउट निकालने के लिए हमारे पास जाएगा सेंटर वाले का ICM प्लस m इंटू d²। बट रिमेंबर नाउ द टोटल m इज 7m, टोटल m इज 7m। ICM, व्हाट इज ICM? 55/2, m की जगह हम लोग 7 यूज करेंगे, 7m। d the distance between the center of center axis, sorry center disk and the point P is 3r, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9 mr² बाहर ले लेंगे, 63। so this is 55/2 plus 63,
कितना हो गया ये, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 126, 126 प्लस 55, 181। चेक करना 181 आपका आंसर आएगा, 181/2 mr²। थर्ड क्वेश्चन नंबर 7, 4 point masses each of value m are placed at corners of square ABCD of side L। चलो एक काम करते हैं, ये हम लोगों ने एक स्क्वायर बनाया, 4 पार्टिकल है हमारे पास, चारों कोने पे रखे हुए हैं। दिस इज A B C D। The moment of inertia about of the system about an axis passing through A से पास हो रहा है सब, and parallel to BD, BD के पैरेलल है, जो BD हमारे पास एक्सिस है उसके पैरेलल है, यानी इस एक्सिस के बारे में पूछा है। ये वाला जो एक्सिस है आपका, ये वाला एक्सिस जो BD से पास हो रहा है उसके पैरेलल है। दिस इज द डिस्टेंस, मान लीजिए हमारे पास L है, सो दिस इज L, दिस इज L√2, दिस इज L√2/2, L/√2 वाले डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस भी L/√2 हो गई, सो द R इज L/√2। सो द फर्स्ट पार्टिकल एट पॉइंट D, डिस्टेंस हो गई L/√2, ये डिस्टेंस भी हो गई हमारे पास L/√2। और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस ये हो जाएगी L√2। आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा। इस वाले एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, जो कि BD के पैरेलल है। तो इस वाले पॉइंट का तो आएगा ही नहीं हमारे पास। इस वाले की डिस्टेंस निकालने के लिए दिस इज L, इट इज ऑल्सो L, इट इज L√2। ये L√2 है तो इसका हाफ जो होगा हमारे पास L√2/2, इट इज L/√2। तो दिस इज L/√2, ये वाली डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हो गई L√2। तो आंसर इज I/m r² प्लस I/mr² प्लस I/mr। I इक्वल्स टू mr² फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए भी mr², थर्ड के लिए भी mr²। R फर्स्ट वाले का R कितना है, L/√2, L/√2 का स्क्वायर। सेकंड वाले के लिए भी L/√2 का होल स्क्वायर, एंड थर्ड के लिए L√2 का होल स्क्वायर। mr²। L²/2, L²/2, L²√2 का 2 आधा आधा हमारे पास 1 हो गया 3। I इक्वल्स टू 3 ml²। A uniform rod of length 12 and mass per unit length. The mass per unit length is given, not total mass. Suppose total mass is m and the total length is 12. So small m is mass per unit length. So the total mass is given as 2 ml. Now, moment of inertia of the rod about an axis passing through its center and perpendicular to its length. So it is given as ml²/12 inertia of a rod about the axis passing through its center and perpendicular to its length। रोड की लेंथ के परपेंडिकुलर सेंटर से जो हमारे पास इनर्शिया होता है वो ml²/12 होता है। नाउ I इक्वल्स टू कैपिटल M की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 2 ml, 2 ml, and the L is length of the rod, the total length, where total length is 2L, not L, it is 2L। तो हम लोग क्या करेंगे, 2L का स्क्वायर कर देंगे अपॉन 12। सो I इक्वल्स टू 2 2 2 ज़ा 4 ml³ अपॉन 12।
So the answer is 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. So it is 2/3 ml cube. So the 2/3 ml cube, answer number 3. Question number 8, answer number 3. Question number 8, answer number 3. Next question. Point masses m1 and m2 are placed at opposite ends of a rigid rod of length L. There should be rod, और मास लेस होना चाहिए था हमारे पास, फिर कोई बात नहीं. पॉइंट मासेस m1 m2, एक हमारे पास मास लेस रोड है, तो m1 यहाँ पे पार्टिकल है, m2 यहाँ पे पार्टिकल है. The road is said to be rotating about an axis perpendicular to it. Okay, the position point P of this rod through which the axis should pass, so that the work required to set the rod rotating with angular velocity omega naught is minimum. आपको कम से कम वर्क चाहिए ताकि ये रोड रोटेट कर सके. एक ऐसे एक्सिस के अबाउट रोड, जो दोनों पार्टिकल है जो रोड पर है, उनको रोटेट करवाने के लिए हमको वर्क की मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए ताकि ये सेट हो सके रोटेटिंग के अंदर. तो उसके लिए हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसके अबाउट हम लोग रोटेट करवा सकें. उस पॉइंट की आपसे पोजीशन पूछी है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट यदि ये रोटेशन होता है तो वर्क जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम होगा. दो तरीके करने के, एक तो वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी से भी हम लोग कर सकते हैं. पूरी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी निकाल के और उसको वर्क के बराबर कर देंगे. और मिनिमम वर्क पूछा है तो x यहाँ वेरिएबल है, तो हम लोग वर्क निकाल के dw/dx कर सकते हैं. दूसरा, डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी फाइंड कर सकते हैं. तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी वो निकाल सकते हैं. तो चलो हम लोग सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल लेते हैं. मान लीजिए यही ओरिजिन है हमारे पास m1, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 और इसका कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास l, 0. तो फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2. x1 and x2 are coordinates of m1 and m2, position of m1 and m2. So it is 0 plus m2. Now x2 is L upon m1 plus m2. So this is the position of center of mass from m1. So the answer is third. Next, a rod of length L mass m is bent into the form of semicircular ring as shown in the figure about xy. xy डायमीटर वाला एक्सिस है हमारे पास. हम सबको मालूम होना चाहिए कि ये रिंग हो गया, ये डायमीटर हो गया. इसके अबाउट जो फॉर्मूला होता है इनर्शिया का रिंग के लिए mr²/2 होता है, जहाँ m टोटल हमारे पास जो जो टोटल हमारे पास मास है रिंग का वो है. लेकिन अब हमको जो रिंग दी है वो सेमी सर्कुलर रिंग है, यानी इस पोर्शन का. तो मास हमारे पास इस वाले पोर्शन का वो हो जाएगा. इसके लिए भी फॉर्मूला वही रहेगा ml²/12. तो इस वाले पोर्शन का फॉर्मूला भी हमारे पास mr²/2 रहेगा. अब यहाँ जो m है वो केवल इस वाले पोर्शन का है. आंसर हमको l और पाई की फॉर्म में देना है. तो इसका जो लेंथ है l वो किसके बराबर हो गया, पाई r के बराबर. तो r इक्वल्स टू l अपॉन पाई. सो द आंसर I इक्वल्स टू m/2. इट इज l² अपॉन पाई स्क्वायर, ml² अपॉन 2 पाई स्क्वायर. आंसर 1 होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 10, आंसर नंबर 1. ये आपका आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 11, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है. यूनिफॉर्म रोड है, परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू जो एक्सिस है उसके लिए इनर्शिया हमारे पास I1 है, और I1 का फॉर्मूला, इनर्शिया का फॉर्मूला आपको मालूम है. इट इज़ ml²/3 रिंग के लिए, सॉरी एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड. ओके, वन एंड के लिए हमारे पास ml²/3 होता है. और अब इसी रोड को हम लोगों ने रिंग की फॉर्म में बदल दिया, और डायमीटर के अलोंग हमको जो है इनर्शिया फाइंड करना है. इस वाले के लिए फॉर्मूला होता है mr²/2.
अब जो पूरी जो लेंथ है हमारे पास रोड की वो अब हमारे पास सरकमफेरेंस बन गई है, तो मैं एल को क्या लिख सकता हूँ 2πr, सो द r इक्वल्स टू एल अपॉन 2π, सो I2 इक्वल्स टू m/2 इधर आ गया, l अपॉन 2π एल स्क्वायर अपॉन 4π², इट इज ml स्क्वायर अपॉन 8π²। I2 रेशियो निकालना है ml स्क्वायर अपॉन 8π², आंसर इज 8π² अपॉन 3, ml स्क्वायर से ml स्क्वायर कैंसिल हो गया, 8π² अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर इज 4। इन ए रेक्टेंगल ABCD द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग विच एक्सिस विल बी मिनिमम। आपको एक ऐसा एक्सिस बताना है जिसके अबाउट जो है इनर्शिया जड़त्वाघूर्ण जो है हमारे पास मिनिमम हो जाए। देखो एक तरीका तो वही है कि सभी एक्सिस के लिए हम इंडिविजुअल, जैसे BC के लिए पूछा है 4 ऑप्शन है BC, BD, HF, EG, तो BC के लिए, BD के लिए, BD के लिए, HF के लिए, HF ये वाला हो गया, और EG के लिए हम अलग अलग इनर्शिया फाइंड करें। ml²/6 हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, तो उसकी जगह एक तरीका और है, हम जो हमारे पास एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस है, उससे एक तरफ ये देखेंगे कि मास कितनी दूर तक एक्सटेंड हो रहा है, क्योंकि इनर्शिया क्या होता है, जितना मास दूर तक होगा, जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जितनी डिस्टेंस तक होता है हमारे पास इनर्शिया उतना बढ़ता चला जाता है। तो हम यही देखने वाले हैं, एक हमारे पास ये प्लेट है इन ए रेक्टेंगल ABCD द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है आपसे, तो चलो हम एक काम करते हैं BC देखते हैं। तो BC के लिए ये वाला एक्सिस BC हो गया। अब इसमें ध्यान दें तो जो लेंथ है हमारे पास, इसको मैं पूरी लेंथ को 2 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, तो ये 2 हो गया और ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ये लेंथ 4 के बराबर हो जाएगा। तो जो मास है वो 2 लेंथ के लिए हमारे पास 2 मीटर सेंटीमीटर जो भी है उसके लिए एक्सटेंड हो रहा है BC के लिए। तो BC के लिए जो लेंथ है वो 2 तक है एक साइड की, ये बात ध्यान रखेंगे। इसको हटा देते हैं, डायग्राम सही रहेगा थोड़ा सा, ये हटा दिया हम लोगों ने। अब हम बात करते हैं BC के बाद में BC के बाद में BD हमारे पास कौन सा एक्सिस है भाई, ये वाला एक्सिस हो गया हमारे पास, ये वाला हो गया। तो ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 4 है, ठीक है। ये मास जो एक्सटेंड हो रहा है, इतनी डिस्टेंस एक्सटेंड हो रहा है, ऑब्वियसली ज़्यादा ही आएगा BD के लिए भी, जो भी आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 2 होगा, ठीक है। तो इसका भी हमारे पास इनर्शिया ये आ जाएगा लगभग, चेक करेंगे इसको, पर ज़्यादा ही रहेगा HF और EG। अब हमारे पास आता है HF कौन सा है, HF ये वाला हो गया, इसको गायब करते हैं, HF ये वाला हो गया, HF ये वाला हो गया। इसके लिए जो मास एक्सटेंड हो रहा है वो 2 के लिए हो रहा है, HF का भी हमारे पास मास 2 के लिए एक्सटेंड हो रहा है। EG की बात करते हैं, EG की बात करते हैं, EG कौन सा है, EG ये वाला हो गया, EG हमारे पास ये वाला एक्सिस हो गया। इसके अबाउट अब हम लोग फाइंड करेंगे, तो इसके लिए जो मास एक्सटेंड हो रहा है एक साइड में केवल 1 के लिए एक्सटेंड हो रहा है, यानी सबसे कम इनर्शिया हमारे पास EG वाले के लिए रहेगा। एक छोटा सा तरीका है करने का, बाकी चारों के लिए, 4 एक्सिस के लिए 4 अलग अलग फॉर्मूले से हम लोग इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं, इंडिविजुअल स्टडी कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, EG वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, रोड ऑफ लेंथ L is composed of a uniform length L/2 of wood whose mass MW, uniform length L/2 of brass whose mass MB. The moment of inertia I of the rod about an axis perpendicular to the rod through its center. देखो एक पूरी हम लोगों ने रोड है, इसमें एक हिस्सा जो है लकड़ी का है, एक हिस्सा हमारे पास ब्रास का है। इधर की लेंथ हमारे पास L/2 है और इधर की लेंथ हमारे पास L/2 है। अब इस वाले पोर्शन के लिए ये जो एक्सिस है एक 1 एंड वाला एक्सिस हो गया, तो इस एक्सिस के अबाउट इस वाले पोर्शन का आंसर आएगा MW L²/3 और L क्या हमारे पास L/2, सो MW L²/2 इंटू 3 L/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 3 12, ये हमारे पास हुआ MW L²/12। भाई
लेंथ हमारे पास l/2 है, तो ml²/3 फॉर्मूला होता है, l की जगह हम लोग l/2 रखेंगे, सो इट विल बी l²/4, 4 3 जा 12। जितना इस साइड के लिए होगा उतना ही इस वाले सेक्शन के लिए, इस एक्सिस के लिए हमारे पास आंसर आएगा। इट इज mb l²/12। दोनों को ऐड कर देंगे, तो mw और mb कॉमन आ जाएगा, mw mb हमारे पास मास ऐड हो जाएगा, l²/12 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तुम्हारा आंसर हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस आर एम सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर। एक डिस्क बनाते हैं सबसे पहले, तो ये डिस्क हो गया, इसमें एक सर्कुलर होल है, इसका रेडियस आर है, मास एम है। एक होल बनाया है हम लोगों ने सेंटर ऑफ कट थ्रू द सेंटर ऑफ द कट, whose rim passes through the center of the cut. Okay, what is the moment of inertia of the remaining part of the disc about a perpendicular axis passing through the center? हमें एक ऐसा होल बनाना है यहाँ पे जो कि बड़ी जो डिस्क है हमारे पास उसके सेंटर से पास हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है हम लोगों ने पढ़ लिया, सॉरी। ये हमारे पास कंप्लीट डिस्क, इसका सेंटर ये हो गया। हमें एक ऐसा होल बनाना है जो इसके सेंटर से पास हो। ये यहाँ से यहाँ तक r है, इसका रेडियस ये जो है दिस इज़ r/2। तो एक ऐसा एक्सिस हमें जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन है, इसके लिए इनर्शिया निकालना है। वो भी कौन से एक्सिस के लिए? इस वाले एक्सिस के लिए, इस वाले एक्सिस के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे का निकाल लेंगे। पूरे का जो हमारे पास इनर्शिया आएगा, कंप्लीट का जो कंप्लीट का इनर्शिया आएगा हमारे पास, वो कितना होगा, mr²/2 डिस्क है हमारे पास। अब जो रिमूविंग पोर्शन है हमारे पास, रिमूविंग, उसका मास मान लेते हैं m' है, रेडियस r/2 दिया हुआ है, तो इट विल बी r²/4 अपॉन नीचे क्या आ गया 2। सो द आंसर इज m'(r²/8), m'(r²/8). बट व्हाट इज m'? जो रिमूविंग पोर्शन उसका मास क्या है, तो हम लोग डेंसिटी इक्वल करके मास फाइंड कर सकते हैं। जो कंप्लीट की मास है और उसका जो नीचे हमारे पास एरिया आ जाएगा, उसका एरिया जहाँ पे मास फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट है, दैट इज πr²। जो रिमूविंग पोर्शन है उसका मास m' हो गया, और जो एरिया हो गया वो r/2 उसका रेडियस है, सो इट इज r²/4। πr² से πr² कैंसिल हो गया, m' की वैल्यू आ जाएगी m/4। सो द आंसर इज m/4, 4 8 जा 32। सो कंप्लीट का mr²/2 है, और जो रिमूविंग पोर्शन है उसका mr²/32 है। तो हमें जो रिमेनिंग रिमूव पोर्शन है उसका mr²/32 है, और कंप्लीट का mr²/2 है। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन का हम लोग आराम से यहाँ पे सेंटर ऑफ मास इनर्शिया निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे अच्छा एक और बात है, एक्स हमें यहाँ इस वाले एक्सिस के लिए फाइंड करना है, तो इसी एक्सिस के अबाउट हमको रिमूव पोर्शन का भी निकालना होगा। भाई इस एक्सिस के लिए, सेंटर वाले एक्सिस, ब्लू लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, mr²/2 होगा कंप्लीट के लिए। लेकिन जो आंसर आया है mr²/32, वो रिमूव्ड पोर्शन का है, और कौन से एक्सिस के लिए है वो उसके खुद के एक्सिस के लिए, इस वाले एक्सिस के लिए, इस वाले एक्सिस के लिए। तो हमें इसी एक्सिस के लिए, जो ब्लू वाला एक्सिस है हमारे पास, इसके अबाउट निकालना है रिमूव्ड पोर्शन का भी। तो हम लोग क्या करेंगे, रिमूव्ड पोर्शन का दिखाई नहीं देता है, रिमूव्ड पोर्शन का निकालेंगे दोबारा, और फॉर्मूला क्या होगा, अबाउट द सेंटर एक्सिस ICM प्लस mr², गलत हुआ, ICM हमारे पास आ गया, पैरेललिसिस थ्योरम लगा रहे हैं, m'(d²). सो व्हाट इज ICM? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिमूव्ड पोर्शन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। जो हमारे पास येलो लाइन है, दैट इज mr²/32। जो रिमूव्ड पोर्शन है उसका मास m/4 है, उसका मास हमारे पास m/4 है, दिस इज m/4। और जो d है दैट इज r/2, तो r²/4। सो द आंसर इज
एम आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा हमारे पास 4 4 जा 16, 32 और 16 का एलसीएम 32 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 2 आ गया हमारे पास। इट इज़ एम आर स्क्वायर बाई 32 तो नीचे और ऊपर हो गया 3 हो गया। सो 1/2 में से हम लोग 3/32 माइनस करने वाले हैं। अब इसी एक्सिस के लिए कंप्लीट का है एम आर स्क्वायर बाई 2, इसी एक्सिस के लिए ब्लू लाइन के लिए रिमूव पोर्शन है उसका है 3 एम आर स्क्वायर बाई 32, कंप्लीट का है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके लिए हम क्या करेंगे, रिमेनिंग ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 माइनस 3/32, दैट इज एम आर स्क्वायर। सो 1/32 एलसीएम हो गया 32, यहाँ हो गया 16, यहाँ आ गया 3, इट इज 16 माइनस 3/32। सो द आंसर इज 13/16 माइनस 3/32, 13/32। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। A mass part M hangs with the help of a string wrapped around a pulley on a frictionless bearing. The pulley has mass M, radius R, assuming pulley to be a perfect uniform circular disc. Acceleration of the mass M if the string does not slip on the pulley. देखिए ये हमारे पास डिस्क हो गई, रेस्ट में है, इससे हम लोगों ने एक मास सस्पेंड किया हुआ है। आपको इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एफबीडी बना के इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, चाहे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हैं। ये डिस्टेंस आर हो गई, चलो एफबीडी बनाते हैं। तो जैसे जैसे ब्लॉक नीचे जाएगा रस्सी खुलती चली जाएगी, डिस्क हमारे पास खुलने लगेगी, घूमने लगेगी। एफबीडी बनाते हैं, दिस इज स्मॉल एम, दिस इज ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक इसके पहले क्वेश्चन आया था, मैंने कहीं देखा था, 1 मिनट कहीं देखा है मैंने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 5 कहीं पे था क्या ये क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की रिकॉर्डिंग हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम लोग सोल्व कर चुके हैं और इसका आंसर आया था ये 2mg/m+2m, और सेम क्वेश्चन है वो वाला, जो क्वेश्चन है हमारे पास वो सेम है। यहाँ पे कैपिटल M दे रखा है और वहाँ पे दोनों का मास स्मॉल m दे रखा है। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके आंसर याद रख सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। हम इसी आंसर से वो आंसर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन हम करे हैं अभी, हम लोगों ने भी किया था ये क्वेश्चन। तो ये आंसर, ये क्वेश्चन वही है, इसका मास भी m दिया हुआ है। तो आंसर आया था एक्सेलरेशन का 2mg/m+2m। अब कैपिटल M हमारे पास स्मॉल m है यहाँ पे, तो ये हो गया 2mg/m+2m इज 3m। सो m से m कैंसिल, द आंसर विल बी 2g/3, 2g/3। ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 15। चलो एक हेल्प हो गई। कपल प्रोड्यूसेस प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन कपल प्रोड्यूसेस। टॉर्क फाइंड करना है, रेडियस वेक्टर दे रखा है, फोर्स दे रखा है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है R×F। तो R वाली वैल्यू आपको F के साथ मल्टीप्लाई करनी है। दिस इज I कैप माइनस J कैप इंटू F माइनस K कैप। I को K से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस J आएगा, I×K माइनस J, माइनस माइनस पहले से माइनस है तो हमारे पास प्लस J का आंसर आएगा, F×1 दैट इज F। उसके बाद माइनस माइनस वापस प्लस हो गया, J×K I होता है, I आ गया, F×I F। क्वेश्चन नंबर 17 आसान है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया M, रेडियस R, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास M, मोमेंट of a sphere of mass m, radius r is I, keeping m constant, m constant है तो I equals to 2/5 m r square, I proportional to r square। आंसर नंबर 4। Change in the value of g at height h above the surface of the earth is the same as at a depth x below it।
एक्स और एच में रिलेशन बताना है, यानी जितना ग्रेविटेशन में चेंज हाइट पे जाने पे होगा उतना ही चेंज जो है वो डेप्थ में जाने पे होगा। यानी जो चेंज इन ग्रेविटेशन है हाइट वाला और चेंज इन ग्रेविटेशन हमारे पास है डेप्थ वाला वो सेम है। चेंज इन ग्रेविटेशन हाइट वाले का फॉर्मूला याद रखिए, जो हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज होता है फॉर स्मॉल हाइट, कम हाइट के लिए डी के लिए हमारे पास, खैर डेप्थ में फ़र्क पड़ता नहीं है, डेप्थ के लिए ऐसा कोई हमारे पास रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि डेप्थ कम होनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होगा। लेकिन हाइट के दो फॉर्मूले हम लोग यूज़ करते हैं, एक कम हाइट के लिए और एक ज़्यादा हाइट के लिए। कम हाइट के लिए हम बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं, तो वहीं से वाला फॉर्मूला बनता है 2gh/r एंड इधर आ जाएगा हमारे पास GD/r। ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। दिस इज GD/r, GD/r, R से R कैंसिल, G से G कैंसिल, तो 2h = D। D इज डेप्थ, यहाँ पे x दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। वेट ऑफ बॉडी मास एम डिक्रीजेज बाय 1% व्हेन इट इज रेज्ड टू हाइट h। h पे जाने पे 1% डिक्रीज होता है। डिक्रीज का फॉर्मूला डेल्टा G/g, अभी अपन ने देखा था 2gh/r था, तो g नीचे आ गया, तो इट इज 2h/r इंटू 100% करेंगे इसको, तो इधर भी 100% कर देंगे, तो डिक्रीज कितना हुआ है, डिक्रीज 1% हुआ है, तो इट इज 2h/r इंटू 100%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, r ऊपर चला गया, 200 नीचे आ गया, सो द हाइट इज r/200। हाइट r/200 आ गई। इसी इतनी ही डिस्टेंस पर हम नीचे की तरफ डेप्थ पे जाएंगे तो कितना डिक्रीज होगा, तो अगेन डेल्टा G/g इंटू 100%, चेंज इन ग्रेविटी व्हेन टेकन इनटू डेप्थ, इट इज D/r इंटू 100%। D यानी कि डेप्थ आपसे पूछिए, डेप्थ उतनी ही जितनी आप हाइट पे गए थे, यानी कि r/200/r इंटू 100%। तो ये हमारे पास हो गया, r से r कैंसिल हो जाएगा, 100%/200, इट इज़ 1/2% डिक्रीज। डिक्रीज ही होता है, डेप्थ में जाते हैं तब भी, हाइट पे जाते हैं तब भी। तो ये हो गया हमारे पास 0.5 डिक्रीज हो गया, 0.5% डिक्रीज। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून, ओके, GM is 0.2 times the acceleration due to gravity on the surface of earth, okay, 0.2 GE। if r is the maximum range of a projectile, प्रोजेक्टाइल पे पहुंच गए हम लोग। प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला रेंज का होता है u² sin 2θ/g, so the range is inversely proportional to gravity, is RE, so maximum range of projectile on the earth surface। what is the maximum range of the on the surface of the moon for the same velocity of projection for the same velocity of projection same angle। तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया रेंज का, वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g होता है। तो आप इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, RM/RE = GE/GM। GE की जगह GE, GM क्या है, 0.2 GE, GE से GE कैंसिल, सो RM/RE = 1/0.2 था, तो नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा, इट इज 5, सो द RM = 5RE। 5RE, ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर 21। पार्टिकल ऑफ मास एम सिचुएटेड एट द स्पेरिकल शेल, ओके, स्पेरिकल शेल बनाते हैं, इसके सेंटर पर हमारे पास एक m मास का पार्टिकल है ऑफ सेम मास रेडियस a, ओके, जो स्पेरिकल शेल उसका मास भी m है और इसकी रेडियस हमारे पास a है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट सिचुएटेड एट a/2 डिस्टेंस, a/2 डिस्टेंस पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ये हमारे पास दिस इज a/2। अब देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, या दो मास है, एक अंदर की तरफ है और एक स्पेरिकल शेल है। आपको मालूम होना चाहिए स्पेरिकल शेल के लिए अंदर की तरफ जो पोटेंशियल होता है वो उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है, दैट इज Gm/रेडियस, और रेडियस यहाँ पे क्या है, a। ये शेल के कारण हो गया, ये शेल के कारण हो गया, अंदर हर जगह पे a/2 a/3 कहीं पे भी हो, आपको पता भी होगा, एक ग्राफ होता है इस तरह का। तो
ये आउटसाइड के लिए है और ये इनसाइड के लिए, माइनस में होता है, अपन ऊपर बनाया है। और हम बात करेंगे पॉइंट मास के कारण, जो पॉइंट मास है, पॉइंट मास के कारण, पॉइंट मास के बाहर के लिए a/2 डिस्टेंस पे क्या होगा, माइनस gm अपॉन r, r इज a/2, सो इट इज माइनस 2gm/a। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया अपने पास 1gm/a 2gm/a, इट इज 3gm/a। 4 मैग्नीट्यूड पूछा है, माइनस हटा देंगे। Two bodies of masses m 4m are placed at distance r. The gravitational potential at a point on the line joining. पहले तो सबसे पहले हम लोग मास बना लेते हैं। This is m, this is 4m। ऐसी जगह पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है। m दोनों को लाइन जोड़ रही है, उस पर ऐसी जगह आपको पोटेंशियल फाइंड करना है जब फील्ड जीरो है। फील्ड जीरो है तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले वो वाला पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं जब फील्ड जीरो होगा। मान लो हमारे पास वो पॉइंट ये हो गया P, यहाँ से डिस्टेंस x हो गई तो ये डिस्टेंस r माइनस एक्स हो गई। इस पॉइंट पे फील्ड जीरो होगा तो इसके कारण इस वाला फील्ड और इसके कारण वाला जो फील्ड होगा दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो फील्ड ड्यू टू m gm अपॉन r स्क्वायर विच इज x स्क्वायर इक्वल्स टू g4m अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग x फाइंड करेंगे यहाँ से। सो g से g कैंसिल, m से m कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इट इज़ 1/x 2/r माइनस एक्स, 2x इक्वल्स टू r माइनस एक्स, रिलेशन आएगा 2x इक्वल्स टू r माइनस एक्स, x इक्वल्स टू r/3, यानी ये डिस्टेंस हो गई r/3 और ये डिस्टेंस हो गई 2r/3। 4m से डिस्टेंस 2r/3, छोटे m से डिस्टेंस, सिंगल m से डिस्टेंस हमारे पास r/3। तो अब पोटेंशियल जीरो करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। m के कारण माइनस gm अपॉन डिस्टेंस इज r/3, 4m के कारण 4gm अपॉन डिस्टेंस 2r/3। तो ये हो गया हमारे पास, 3 ऊपर चला जाएगा, 3gm/r, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 2 6gm/r, 6 and 3 9gm/r, माइनस 9gm/r। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24। Infinite number of masses each of 1 kg are placed along x-axis, +1 -1 +2 -2 +4 -4, दोनों तरफ रखे हुए हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिस इधर भी रखे हुए हैं उधर भी रखे हुए हैं। माइनस का मतलब केवल डायरेक्शन से है, यानी दोनों तरफ आपके पास पार्टिकल्स रखे हुए हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको डिफाइन करना, फाइंड करना है, एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो ये ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन हो गया, यहाँ से इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट ये 1 पे, ये हमारे पास 2, ये 4, ये 8, ये 16, यानी यहाँ से 1 डिस्टेंस, यहाँ से 2, यहाँ से 4, यहाँ से 8। इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सब जगह 1-1 kg का रखा हुआ है, सब जगह 1 kg का पार्टिकल है। सो ड्यू टू 1 kg इट इज माइनस gm अपॉन डिस्टेंस इज 1, ड्यू टू 2 kg माइनस 2gm अपॉन डिस्टेंस इज ड्यू टू 1 kg, 1 kg तो ऊपर 2 नहीं आएगा, ड्यू टू 1 kg एट डिस्टेंस 2 इट इज gm/2, ड्यू टू 1 kg माइनस gm, m की वैल्यू यहाँ पे 1 है, अपॉन नीचे कितना हो गया हमारे पास 4 माइनस gm/8, ये कहानी चलती चली जाएगी। वी टोटल मास 1 kg हमारे पास इस पॉइंट पर, जिसके कारण निकालते हैं उस पर डिपेंड करता है, जिस जगह पे निकालते हैं वहाँ पे जो मास रखा हुआ है उससे मतलब नहीं है, यहाँ कितना ही मास रखा हुआ हो इससे मतलब नहीं है। सोर्स हमारे पास मास कौन है 1 kg, माइनस g कॉमन आ गया, m सबकी वैल्यू 1 हो गई, अंदर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे माइनस बाहर लिया तो 1/1 माइनस माइनस प्लस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/4 1/8, इनफाइनाइट जीपी माइनस जी का फॉर्मूला सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स 1 माइनस r इज कॉमन रेशियो विच इज 1/2 1/4 1/8, सो द कॉमन
रेशियो इज 1/2। सो ए की वैल्यू यहाँ 1 है, माइनस जी, ए की वैल्यू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, आंसर इज -2g। सो द टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल of infinite number of particles each of 1 kg placed at one side of the origin is -2g। इस साइड के लिए भी निकालेंगे, नेगेटिव साइड के लिए भी, तो उसके लिए भी आंसर क्या आने वाला है, -2g, -2g, -4g, टोटल हमारे पास 4g आंसर आएगा। Satellite mass m orbiting Earth at height h from its surface, the total energy of the satellites in terms of g naught। ओके, द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस, ये कॉमा लग रहा है देखो यहाँ पे, ये भी जी नोट आएगा यहाँ पे क्वेश्चन में। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस इज जी नोट, इज ना, तो सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे जी नोट है, और आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, सॉरी, सैटेलाइट की। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला G(m)(m)/2r+h, टोटल पोटेंशियल माइनस, ये फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी का, माइनस Gm की जगह G0r²m/2r+h, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, -mg0r²/2r+h। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, V इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और टोटल एनर्जी E में आपको रिलेशन फाइंड करना है। सबसे पहले फॉर्मूले देख लेते हैं हम लोग। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, इसको यहाँ पे E लिखा है, वो होता है -Gm(m)/2r+h। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला से यहाँ V लिखा है, वो क्या होता है हमारे पास, -Gm(m)/r+h। सो यहाँ से दोनों से एक बात पता लग गई, मैं Gm(m)/r+h माइनस को V लिख सकता हूँ, तो E का जो फॉर्मूला हो गया हमारे पास, वो A से हो सकता है। सो टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बोथ आर इन नेगेटिव, तो E इक्वल्स टू V/2, E इक्वल्स टू V/2 कहीं पे है, नहीं है, E और V का रिलेशन यहाँ पे कहीं दे ही नहीं रखा, देखो E और V का रिलेशन है ही नहीं, तो ये रिलेशन अपने पास अभी काम का नहीं है। टोटल एनर्जी के बाद आती है काइनेटिक एनर्जी, जिसे यहाँ पे K से डिनोट किया है, और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल एनर्जी के बराबर होता है, तो इट इज़ Gm(m)/2r+h। याद रखिए ये जो टर्म है हमारे पास, ये वाली, ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है नेगेटिव में, तो मैं इसकी जगह ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी हाँ, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी -Gm/r+h, तो Gm/r+h को मैं -Pe लिख सकता हूँ या -V लिख सकता हूँ। सो द K इक्वल्स टू -V/2 है अपने पास, K इक्वल्स टू -V/2, ऑप्शन नंबर 1। सैटेलाइट AB ए प्लेनेट P के अराउंड घूम रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस 4r है रेस्पेक्टिवली। A की स्पीड जो है 3v है, B की स्पीड निकालनी है, आपको मालूम होना चाहिए V प्रपोज टू 1/r होता है हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड, तो ये VB/VA RA/RB, सो VB/VA कितना दे रखा है, 3v, RB, व्हाट इज RB, RB आपको R दे रखा है, और RA इज 4r, तो R से R कैंसिल हो गया, 4 का √2 हो गया, 2 3 6 हो गया, VB इक्वल्स टू 6v, क्वेश्चन नंबर 28, पीरियड ऑफ मून्स रोटेशन, यानी मून ऑफ सैटेलाइट है, अराउंड द अर्थ हमारे पास प्लेनेट हो गया, 29 दिन है। इफ मून्स मास वर 2-fold बिकम्स डबल, चंद्रमा का जो द्रव्यमान है मास है वो डबल कर दिया, इट्स प्रेजेंट वैल्यू एंड ऑल अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। द पीरियड ऑफ मून्स रोटेशन, पीरियड डिपेंड करेगा उसकी स्पीड पर, रोटेशन ऑर्बिटिंग स्पीड पर। फॉर्मूला होता है √Gm, कैपिटल M, और कैपिटल M जो जिस प्लेनेट का चक्कर लगा रहा है सैटेलाइट उसका, अपॉन ऑर्बिटिंग रेडियस, यानी जो सैटेलाइट चक्कर लगाता है
ऑर्बिट करता है उसके मास पे डिपेंड नहीं करता। तो चंद्रमा का मास 2 गुना करो 4 गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका टाइम पीरियड 29 दिन रहेगा। पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, रेडियस उसकी r है। सेंटर फोर्स यानी कि वही ग्रेविटी हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी nth पावर, यानी दे रखा है आपको ये रिलेशन दे रखा है। इफ द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लेनेट इज t, तो आपको टाइम पीरियड का और r का रिलेशन देखना है। सेंट्रीपिटल फोर्स को अपन लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर r प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n, ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n, और ये r नीचे आ जाएगा, दिस इज n+1। ओमेगा स्क्वायर को हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n+1। सो टी स्क्वायर उधर लेके चले जाएंगे, प्रोपोर्शनल टू r n+1 की पावर 1/2। सो टी प्रोपोर्शनल टू r n+1/2। ये इसका आंसर आ गया है कि नहीं, ये इसमें ये रहा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30, अर्थ सैटेलाइट एक ऑर्बिट से, वन स्टेबल ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट में शिफ्ट हो रहा है, जा रहा है, कौन सी क्वांटिटी बढ़ेगी, ये पूछा है, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। एंड अर्थ सैटेलाइट इज मूव्ड फ्रॉम वन स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट टू ए फर्दर स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इंक्रीज, इनमें से कौन सी चीज बढ़ेगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, आपको याद होगा इन्फिनिटी पे 0 होती है, जितना नीचे जाएंगे माइनस में बढ़ती जाएगी, तो ऊपर जा रही है नेगेटिव में डिक्रीज हो रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड पोटेंशियल एनर्जी इसका क्वांटिटी है, यानी इसका मैग्नीट्यूड वो इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव में बढ़ रहा है, और इन्फिनिटी पे जाने के बाद क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और भाई 4 में से एक ही ऑप्शन देना है, बाकी 3 ऑप्शन देखने नहीं है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे टिक करो। A man inside an artificial satellite feel weightlessness, weightlessness कब आती है, जब जो कॉन्टैक्ट फोर्स है नॉर्मल है वो 0 हो जाए, ठीक है, तो तब वेटलेसनेस आता है। जब सैटेलाइट में होगा सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ जो है एक्ट कर रहा होगा, FCP, और ये कौन प्रोवाइड कराएगा, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो इनर्शियल फ्रेम में देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स को किसने बैलेंस किया, सेंट्रीपिटल फोर्स ने बैलेंस किया। नॉन इनर्शियल में देखें तो बाहर की तरफ होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे कार में जा रहे हैं, कार अचानक से टर्न लेती है तो अपन बाहर की तरफ जाते हैं, तो जब रोटेशन हो रहा है तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमको लगता है, तो हमारी सीट से उठते हैं या बाहर की तरफ हमको धक्का सा लगता है, तो हम मतलब कुल मिला के वेट कम हो रहा है हमारे पास। तो 2 तरह से हम बोल सकते हैं कि जो FG है वो बैलेंस हो गया सेंट्रीफ्यूगल से। नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखें तो, इनर्शियल फ्रेम में देखें तो FG जो है वो सेंट्रीपिटल से बैलेंस हो रहा है, इक्वल टू इट्स सेंट्रीपिटल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32, ए बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट्स स्पीड इज v व्हेन इट हैज लॉस्ट एन अमाउंट u ऑफ द ग्रेविटेशनल एनर्जी, नीचे आने पे ग्रेविटेशनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तब इसका मास क्या होगा। हम सबको मालूम है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज गिवन u दिया हुआ है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा में कमी u दिया हुआ है, और जो स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है, पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी होती है वो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। सो मास इक्वल्स टू 2u/v², 2u/v², ऑप्शन 3। द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन द शेप साइज ऑफ द बॉडी, करेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिपेंड करती है मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। जैसे एक हमारे पास ये शेप होता है, इसमें सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है, लेकिन इस वाले शेप में सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होता है, कभी अंदर भी होता है बाहर भी होता है। मास डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या है उस पर डिपेंड करती, सही है, शेप पे साइज पे डिपेंड करेगी। और सेकंड जो है हमारे पास जो रीजन दे रखा है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी लाइज ऑलवेज एट द सेंटर ऑफ बॉडी। रीजन तो सही है ही नहीं, जरूरी नहीं सेंटर पे हो, सेंटर से इधर उधर भी हो सकता है, डिपेंड करेगा मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये जरूरी नहीं है कि किसी भी बॉडी के सेंटर पे हो। बॉडी हमारे पास एक तो इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो और एक रेगुलर शेप वाली हो, सर्किल हो गया, डिस्क, प्लेट हो गई, उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, जैसे प्लेट हो गया ट्रायंगुलर प्लेट, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर सेंट्रोइड पे होता है,
लेकिन वो तभी है जब मास डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास यूनिफॉर्म हो, रेगुलर शेप हो। तो रीजन तो गलत है इसका, तो असर्शन ही ठीक है, रीजन गलत है, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। 33 केपलर फर्स्ट लॉ का आप, केपलर फर्स्ट लॉ मतलब सब इलेप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, सभी प्लैनेट्स, पहले में आएगा आर। सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एरियल वेलोसिटी वाला जो हमारे पास होता है, डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट रहता है, डी ए बाई डी टी, एरियल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहती है। तो कौन सा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सेकंड का आएगा हमारे पास एस, आर के बाद एस। केपलर्स थर्ड लॉ, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, सेम मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है टी स्क्वायर। एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इनवर्स स्क्वायर लॉ, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो पहले का आर, दूसरे का एस, तीसरे का पी, आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू। ऑप्शन 3। ए बॉल केप्ट इन ए क्लोज बॉक्स, एक बॉक्स है उसमें एक बॉल रखी हुई है, मेकिंग कोलिजन विद द वॉल्स, लगातार वो टकरा रही इधर से उधर। द बॉक्स इज केप्ट ऑन ए स्मूथ सरफेस, ओके। द सेंटर ऑफ मास, बाहर वाला कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास जैसा है जहाँ पे है उसी तरीके से रहेगा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। यदि रेस्ट में है तो, मोशन में तो जिस तरह से मोशन मूव होता रहता है वैसे रहता है। जैसे हमारे पास सिलेंडर होता है ना, गैस का सिलेंडर अपनी जगह पे रहता है, तो अंदर गैस पार्टिकल्स हम लगातार दीवार से टकराते रहते हैं, तो कोई सिलेंडर हिलता हुआ नजर नहीं आता हमको, तो सिस्टम हमारा रेस्ट में है। बॉल रिमेन्स सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉक्स, अकेले बॉक्स की बात नहीं करेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉक्स प्लस बॉल, सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ये हो सकता है आंसर। ऑफ द बॉल, अकेली बॉल की बात नहीं करेंगे। ऑफ द बॉल रिलेटिव टू द बॉक्स रिमेन कांस्टेंट, नहीं, पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 पे हम लोग क्लिक करेंगे, ये गलत है थर्ड वाला, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट करेंगे। 36 मैन ऑफ मास एम, ये आदमी हो गया, मास इसका m है, m1 इक्वल्स टू m, m2 इक्वल्स टू m/3, mn walks to the other end of the plank if the mass of the plank is m/3, distance that the plank moves related to the ground। बिल्कुल शॉर्ट में करने का तरीका क्या है, आप हमेशा याद रखिए, जब पूरा सिस्टम शुरुआत में रेस्ट में रहता है, 2 ही पार्टिकल का सिस्टम होता है, तो जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल बाई एनी वन पार्टिकल, दोनों में से किसी के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। द रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल बाई एनी वन पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू अदर इज इक्वल टू इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स। तो जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों में से किसी का भी, वो इनिशियल डिस्टेंस के बीच, इनिशियल डिस्टेंस के इक्वल होगा। अब कौन किससे मिलना चाहता है, यानी ये पार्टिकल जो है मेन प्लेटफॉर्म के इस वाले एंड को मिलना चाहता है, क्योंकि बीच का इनिशियल डिस्टेंस l है हमारे पास, तो रिलेटिव डिस्टेंस हो गया l। तो किसी का भी आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है x2 इक्वल्स टू मास, यदि 2 का निकाले तो पर मास 1 का आएगा, नीचे m1 प्लस m2 और ये हो गया x रिलेटिव। m1 यानी कि m1 m2 हमारे पास m/3 है, इट इज़ 4/3m, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट l हो जाएगा हमारे पास, m से m कैंसिल, 3l/4, आंसर 3l/4। क्या पूछा है, डायरेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेंटर ऑफ मास, 2 सेकंड में सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर, यानी a निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 30 न्यूटन, तो a क्या हो गया, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है। टोटल फोर्स हो गया 30, टोटल मास हो गया 30, एक्सेलरेशन हो गया 1, यहाँ 1 और ये 2 सेकंड का स्क्वायर, 4/2, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी सेंटर ऑफ मास इज 2 मीटर, 38। A shell is fired from a cannon with velocity v at an angle theta, ओके। यहाँ से ये फायर किया है v वेलोसिटी के साथ, थीटा एंगल है इसका, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो गई, v cos थीटा। At highest point its path it explode into 2 equal pieces, यहाँ पे आने के बाद ये ब्लास्ट हो गया, एक्सप्लोड हो गया। जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन इसकी स्पीड कितनी थी, v
cos थीटा। तो मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम, इट इज एम वी cos थीटा, इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस ओनली। दो इक्वल पार्ट में टूटा तो एक पाथ ने उसी पाथ को रिट्रेस किया। रिट्रेस करने का मतलब है कि जिस स्पीड से पूरा सिस्टम आया था, यानी ऑब्जेक्ट आया था, बॉम्ब आया था, उसी स्पीड से एक पार्ट उसी पाथ पे जा रहा है। यानी हम लोग जो है एक ऑब्जेक्ट को वापस इधर भेजेंगे उसी स्पीड से, यानी इसकी स्पीड जो होगी वो होगी v cos थीटा इन माइनस, और दूसरे जो पार्टिकल है उसकी स्पीड आपको फाइंड करनी है। तो इनिशियल मोमेंट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे अलोंग एक्स एक्सिस। इनिशियल मोमेंटम इज एम वी cos थीटा इक्वल्स टू m1 विच इज m/2, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर एक्सप्लोजन इज माइनस v cos थीटा, m2 m/2, वेलोसिटी v2, m से m कैंसिल हो गया, 2 उधर चला जाएगा, 2v cos थीटा माइनस v cos थीटा प्लस v2, ये प्लस है, प्लस v2 इधर आ जाएगा हमारे पास 3v cos थीटा इक्वल्स टू v2, 3v cos थीटा। फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, मंकी ऑफ मास 20 kg ऑन ए 40 kg ट्रॉली मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल मोमेंटम जो है अलोंग एक्स एक्सिस सीधी जा रहा है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है, 20 प्लस 40 इंटू 8 कितना हो गया 480। दिस इज इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। इफ द मंकी जंप्स वर्टिकली टू ग्रैब द ओवरहैंगिंग ब्रांच ऑफ ए ट्री, बंदर ऊपर की तरफ उछलता है, यानी जस्ट आफ्टर द जंप जो बंदर का हमारे पास मोमेंटम है अलोंग एक्स एक्सिस वो 0 है। द स्पीड ऑफ द ट्रॉली आफ्टर द मंकी हैज जंप्ड ऑफ, सीधी सी बात है, मास कम हो गया ट्रॉली का तो स्पीड बढ़ेगी, सही। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे। इनिशियल मोमेंटम क्या है पूरे सिस्टम का 480। आफ्टर जंप फ्रॉम दी ट्रॉली, ट्रॉली का मास कितना है हमारे पास, ट्रॉली का मास हो गया 40 kg। ट्रॉली की स्पीड निकालनी है आपको एक्स एक्सिस में, और बंदर ऊपर की तरफ उछला है तो उसका एक्स एक्सिस का वेलोसिटी क्या है 0 है। सो v1x इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड। वाई एक्सिस पे इनिशियल हमारे पास 0 था, बंदर ऊपर की तरफ गया है, वाई वो हमारे पास ऊपर की तरफ है, तो ट्रॉली नीचे की तरफ तो जाने वाली नहीं है, उसकी तरफ नीचे की तरफ इनिशियल स्पीड आएगी। जस्ट आफ्टर जो जंप होगा, आपसे सामने की स्पीड पूछी, स्पीड ऑफ द ट्रॉली आफ्टर मंकी हैज जंप ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेस, सेंटर ऑफ मास ऑफ डबल स्टार। डबल स्टार का क्वेश्चन है, पहले डबल स्टार बना लेते हैं भाई। डबल स्टार हमेशा एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं हम लोग, लगाते भी हैं। अब डबल स्टार सर्कुलर पाथ में चक्कर तभी लगा सकते हैं एक फिक्स सिस्टम के साथ जब दो स्टार है तो दोनों आमने सामने हो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे नहीं है तो फिर दूसरे को यहाँ, एक को यहाँ होना होगा, एक को यहाँ होना होगा, एक को यहाँ होना होगा, एक को यहाँ होना होगा। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ये हो गई। जब ये रोटेट होंगे तो ये लाइन हमारे पास ऐसे हो जाएगी, ये और रोटेट होंगे तो ये लाइन हमारे पास ऐसे हो जाएगी, तो ये हमारे पास सेंटर आ गया। मान लीजिए दोनों पार्टिकल का मास सेम है तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, अपनी जगह पे रहेगा, अपनी जगह पे फ्री मूव करता रहेगा। मास थोड़ा बहुत हमारे पास कम ज़्यादा हुआ किसी का, मान लीजिए इस वाले का मास ज़्यादा हुआ तो ये चक्कर लगाने के बाद यहाँ आ जाएगा, चक्कर लगाने के बाद यहाँ आ जाएगा, चक्कर लगाने के बाद यहाँ आ जाएगा, इस तरह से। ये हेवी पार्टिकल है, इस तरह से। तो यदि कम ज़्यादा मास हुआ तो भी एक फ्री पार्टिकल की तरह मूव करेगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आ गई। If we go to the center of the frame, center of mass frame, then we find that the two stars are moving in a circle about the center of mass, which is at rest. यदि आप सेंटर ऑफ मास पर ही चले जाएंगे, जैसे यूँ समझिए कि अभी अर्थ भी रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है, हम अर्थ पे खड़े हुए हैं, तो हमें केवल सूरज जो है, जो मून है, हमारा चंद्रमा है, वो हमको ऐसे मूव करता हुआ दिखाई देता है कि इधर से होगा और इधर चला गया, पूर्व से होकर पश्चिम की तरफ चला गया। जबकि हो क्या रहा है कि हमारा खुद का भी सिस्टम मूव कर रहा है। सेंटर ऑफ मास पे आप चले जाएंगे, आपको सेंटर ऑफ मास रेस्ट में नजर आएगा, और दोनों जो पार्टिकल हैं या दो स्टार हैं वो आपको सर्किल में मूव करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसका पहले वाले स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स 0 है, म्यूचुअल इंट्रैक्शन है, इसके कारण वो जो सेंटर ऑफ मास है वो अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगा। यदि मूव कर रहा है तो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, या जो भी उसका
वेलोसिटी है, जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है मोशन की, उसी कैरेक्टरिस्टिक से वो मूव करता रहेगा। तो रीजन भी ठीक, मतलब असर्शन पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सेकेंड 41, 3 identical metal balls each of radius are placed touching each other on a horizontal surface such that an equilateral triangle is formed. Okay. ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, इनके सेंटर को मिला लेते हैं, तीनों एक जैसे हैं, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ रहेगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ रहेगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ रहेगा। तो देयर आर 3 पार्टिकल्स, हम ऐसे बोल सकते हैं, आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एक रेगुलर शेप हो गई है, ऑब्वियसली इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा इनके सेंट्रोइड पे होगा, ठीक है, यानी कि मीडियंस हैं इनको मिलाने वाली, जो जहाँ पे मीडियंस एक दूसरे को कट करेंगे वहाँ पे। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज लोकेटेड, लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ एन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। ब्लॉक्स को 2 ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय स्ट्रेच स्प्रिंग स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट टूवर्ड्स ईच अदर अंडर म्यूचुअल इंटरेक्शन। म्यूचुअल इंटरेक्शन एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो जो टोटल इंटरनल फोर्सेज होंगे उन सबका नेट क्या होगा, 0 होगा। एक ही ऑप्शन टिक करना है, द फोर्स एक्टिंग ऑन देम आर इक्वल एंड अपोजिट। थर्ड, आपको पता होना चाहिए रोड जो होता है उसका ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है ml²/12। लेकिन मान लीजिए हम एक ऐसे एक्सिस के लिए निकालें जो इस तरह से कोई एंगल थीटा बनाते हुए पास हो रहा हो, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा ml²/12 sin² थीटा। यहाँ 2 एक्सिस है, देखो, एक PQ IPQ प्लस IRS आपको बताना है, तो IPQ 18 डिग्री बना रहा है, IRS 72 डिग्री बना रहा है, दोनों का इनर्शिया निकाल के ऐड कर देंगे। ml²/12 sin² 18 प्लस ml²/12 sin² 72। ml²/12 कॉमन आ गया, sin² 18 sin² 72 को cos² 18 लिख सकते हैं, cos² 18 sin² थीटा प्लस cos² थीटा हमारे पास 1 हो जाएगा। ml²/12 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 44 पे स्विच करते हैं। लीनियर मोमेंटम दे रखा है P आपको, A sin t A cos t। मैग्नीट्यूड का भी ऑप्शन है अपने पास यहाँ पे, तो क्यों ना मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए। पहले एक काम तो कर लेते हैं, A sin t मतलब A² sin² t प्लस A² sin² t प्लस A² cos² t। P की वैल्यू आएगी A, sin² t प्लस cos² t 1 हो जाएगा। ये तो गलत हो गया। लीनियर मोमेंटम P ऑफ द पार्टिकल्स इज ऑलवेज पैरेलल टू F, यानी जो F वेक्टर होगा उसके जो F वेक्टर और P वेक्टर के जो रेस्पेक्टिव प्रोजेक्शंस हैं हमारे पास, यानी Ax जो x एक्सिस की जो वैल्यूज़ हैं उनका रेशियो, y एक्सिस की वैल्यूज़ का रेशियो, z एक्सिस की वैल्यूज़ का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो जब हम लोग F निकालेंगे dP/dt करेंगे तो A sin थीटा का हो जाएगा A cos थीटा, यानी A cos t। A sin t अपॉन A cos t हमारे पास हो गया 10t, x एक्सिस की वैल्यू का जो रेशियो है हमारे पास, माइनस A cos t का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस की जगह माइनस है, A cos t का हो जाएगा माइनस A sin t, माइनस माइनस प्लस A sin t JK। तो देखो A sin t अपॉन A cos t इक्वल्स टू A cos t अपॉन A sin t नहीं होता, इसका मतलब पैरेलल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो गया। लीनियर मोमेंटम P इज ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे होगा, जैसे जैसे t की वैल्यू चेंज होती जाएगी हमारे पास, वैसे वैसे मोमेंटम का डायरेक्शन जो होगा वो चेंज होता जाएगा। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको पता है
साइन टी इंक्रीज होता है तो कोस टी हमारे पास डिक्रीज होता है। मान लेते हैं हम लोग कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगी, टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है हमारे पास। मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन करा था अभी हम लोगों ने, क्वेश्चन था ना, 13/32 आंसर आया था, इसमें 13/32 आंसर है ही नहीं। A circular hole of radius r/2 is cut from a thin uniform circular plate of radius r. If the mass of remaining plate is m, then mass of remaining plate is m. ओके। जो m है वो रिमेनिंग प्लेट का है। हम वापस एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसी पेपर में, वहाँ पे जो रिमेनिंग पोर्शन का इनर्शिया आया था, रिमेनिंग पोर्शन का वो इनर्शिया आया था, याद कीजिए 13/32 mr²। एंड रिमेंबर जो m था उस वाले क्वेश्चन में वो पूरे सिस्टम का था, पूरे सिस्टम का। अब मैं क्या करता हूँ, पूरे सिस्टम या पूरी डिस्क का मास को m1 मान लेता हूँ, और जो काट के अलग किया था उसका मास कितना था, पूरे कंप्लीट वाले का जो था हमारे पास वो m1 था, और जो रिमूव्ड था, रिमूव्ड उसका मास क्या था हमारे पास, उसका मास था m/4। तो कंप्लीट का 1/4 था। कंप्लीट मैंने 1 ले लिया है, अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने कंप्लीट को क्या ले लिया है, ये पुराना जो क्वेश्चन है हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया था उसका इनर्शिया है 13/32 m1 r²। क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है, थोड़ा चेंज क्या किया है, एक्सिस भी वही है, एक बार चेक कर लेते हैं। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, करेक्ट, परपेंडिकुलर टू प्लेन। एक सब कुछ वैसा का वैसा ही है। पुराने क्वेश्चन में बस क्या था कि जो कैपिटल M था वो पूरे बॉडी का, पूरे डिस्क का मास था। यहाँ पे जो कैपिटल M है वो अभी बचे हुए का मास है। ये इनर्शिया पूरे जो हमारे बचा हुआ जो सिस्टम है उसका इनर्शिया है, और उसमें मास किसका दिया हुआ है, कंप्लीट का। तो हमें क्या करना है, बड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन, कंप्लीट वाले मास को जो रिमेनिंग मास है उसे चेंज कर देना है। अब रिमेनिंग मास हमारे पास m है, रिमेनिंग कब आएगा, जब मैं कंप्लीट को मैंने m1 लिया है, उसमें से जो रिमूव्ड है m' उसको माइनस कर दूँ, m1। सो m1 की जगह हमारे पास m1 हो जाएगा, और दिस इज m/4। सो जो रिमेनिंग का मास है m वो जगह हमारे पास 3/4 m1। सो m1 इक्वल्स टू 4m/3। सो ये कंप्लीट का है, ये बचे हुए का है, इसका रिलेशन आ गया। तो m1 की जगह हम 4m/3 लिख सकते हैं, ये पहले अपन कर चुके हैं। तो इसकी जगह देखिए 13/32, मैं फिर बोल रहा हूँ ये रिमेनिंग का है जो भी दिया हुआ है हमको कैपिटल M इसके अंदर, ऑप्शन के अंदर। हमने पूरे का कंप्लीट का m1 ले लिया है, रिमूव्ड का हम लोगों ने m' ले लिया है जो कि हमारे पास 1/4 था कंप्लीट का। सो ये 3/4 हो जाएगा कंप्लीट का हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन है। तो रिमेनिंग का और कंप्लीट का रिलेशन आ गया, तो कंप्लीट m1 हो गया, रिमेनिंग हमारे पास m हो गया हमारे पास। तो कंप्लीट क्या हुआ, कंप्लीट इज 4/3 ऑफ रिमेनिंग, कंप्लीट इज 4/3 ऑफ रिमेनिंग। इस कंप्लीट वाले का हम वैल्यू यहाँ रख देंगे 4m/3 r²। तो 4 से 32 8 टाइम्स कैंसिल होगा, 8 3 24 हो जाएगा, 13/24 13/24 mr² इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में थर्ड आंसर आना चाहिए। ये क्वेश्चन अपने पास पहले हो गया था, बड़ा आसान है। 45 में थर्ड, करेक्ट। ये भी ठीक है क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। आपको क्या पूछा है इसमें, 4L की हमारे पास रोड है, मास m है, सस्पेंडेड है हॉरिजॉन्टल रूप बाय 2 लाइट स्ट्रिंग L to L। टेंशन निकालना है L वाले के अंदर, टेंशन निकालना है। देखो यहाँ की टेंशन को T1 ले लेते हैं और यहाँ की टेंशन को T2 ले लेते हैं। दो फोर्स तो हो गए, mg हमारे पास यहाँ आ जाएगा। T1 पूछा है, क्यों ना हम लोग इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करते हैं। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करने के लिए हमको ये डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, ये डिस्टेंस, हालांकि इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी वैसे तो जितने डिस्टेंस ये होगी उतना डिस्टेंस ये होगी। यदि मान लीजिए हमारे पास ये x हो गया, ऑब्वियसली मेरे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अबाउट दिस पॉइंट इस वाले का टॉर्क, mg का टॉर्क ऐसे आएगा। तो mg इक्वल्स टू mg इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई mgx,
और इस वाले का टॉर्क हमारे पास T1 का, ये जो T1 है, T1 फोर्स ऊपर की तरफ है, इसका टॉर्क ऊपर की तरफ जाएगा। इसके लिए डिस्टेंस है 2x, तो जो टो आएगा हमारे पास T1 का वो आ जाएगा T1 फोर्स इंटू डिस्टेंस 2x। दो एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉक है, दोनों को बैलेंस करेंगे तो टो T1 इक्वल्स टू टो mg, दिस इज T1 2x इक्वल्स टू mg इंटू x, x से x कैंसिल हो गया, T1 इक्वल्स टू mg बाई 2, सो T1 इक्वल्स टू mg बाई 2, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 47, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स का रिलेशन हमको याद है, m1r1 इक्वल्स टू m2r2 होता है यदि सेंटर ऑफ मास को अपन ओरिजिन ले ले तो। सो m प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी या r प्रोपोर्शनल टू 1/m, यानी जिस z का मास ज़्यादा होगा उसके नज़दीक होगा, उसके लिए डिस्टेंस कम होगा सेंटर ऑफ मास का। द CM लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू पार्टिकल्स मिडवे में नहीं आएगा, जरूरी नहीं है, ये तभी होगा जब दोनों का मास हमारे पास सेम होगा। सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एट ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ईच पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ दैट पार्टिकल, ये हो सकता है। और दो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, CM लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एट ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ईच पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शन का रिलेशन नहीं होता। द CM इज ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एट ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ईच पार्ट इज प्रोपोर्शनल टू, गलत, सेकेंड ऑप्शन ये वाला रिलेशन। 48, t बराबर 2 पर आपको इम्पल्स चाहिए, m v2 माइनस v1, v2 जस्ट 2 सेकंड के बाद में, 2 सेकंड के बाद में हमारे पास पार्टिकल रेस्ट में आ गया है, डिस्प्लेसमेंट x कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी v2 जीरो हो गई। जस्ट 2 सेकंड के जस्ट पहले, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक x 4/2, स्लोप आ रही है हमारे पास 2 की, तो v1 की वैल्यू जो है हमारे पास वो 2 है, तो m की वैल्यू 0.1, 0 माइनस 2, इट इज माइनस 0.2, ऑप्शन 2। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 49, पार्टिकल ऑफ मास सेम, क्वेश्चन क्या है पहले वो देखते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ यू सो दैट द पार्टिकल डज नॉट रिटर्न बैक टू द अर्थ, कुछ एस्केप वेलोसिटी जैसा क्वेश्चन है। इतनी कम से कम इतनी वैल्यू होनी चाहिए कि अर्थ के ऊपर वापस ना आए, एस्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन होना चाहिए। पार्टिकल ऑफ मास एम इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके, सरफेस से फेंक दिया, अर्थ के सरफेस से फेंक दिया, मास एम है, रेडियस आर है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी है, जी छोटा जी हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ दो तरह के फॉर्मूले हम लोग यूज करते हैं, 2gm/r या 2gr, ये एस्केप वेलोसिटी होता है, 2gr स्क्वायर है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3 आएगा 2gm/r, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछा था। प्लेनेटरी मोशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लीड्स टू द लॉ ऑफ एरियाज, केपलर सेकंड लॉ।